point in Z plane and C be a large circle with center Z is equal to 0, with center Z is equal to 0 and radius capital R such that C encloses A and B. Full stop. Equation of C is mod Z minus A, mod Z is equal to R. ओके, सो दैट यहां से Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R e टू दी पावर I थीटा. ओके, एंड dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz की वैल्यू, या बस ये बता दो कि मॉड dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड dz इज इक्वल टू 2 पाई r. कहां से हो रहा है आपको मालूम होगा. सिंस fz इज बाउंडेड, fz हमारा बाउंडेड फंक्शन है. This implies that mod fz less than or equal to m for all z belonging to C. ठीक है ना, fz हमारा बाउंडेड है z के हर एक मेंबर के लिए. बाई कासी इंटीग्रल फार्मूला, देन बाई कासी इंटीग्रल फार्मूला क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a इंटू dz, एंड f ऑफ b इज 1/2 पाई i इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस b dz. ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब कि fa माइनस एफ बी. तो व्हाट इज fa माइनस एफ बी, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई i कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रल c एंड 1/z माइनस a माइनस 1/z माइनस b fz इंटू dz. सिंप्लीफाई कर दे तो यहां से हो जाएगा हमारा f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रल c. देखो यहां पे z माइनस b माइनस z प्लस a, इसका मतलब a माइनस b. ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, z माइनस a एंड z माइनस b इंटू f ऑफ z इंटू dz. ओके, अब एक काम करो, मॉड ले लो दोनों साइड. नाउ मॉड लेंगे तो क्या हो, मॉड f ऑफ a माइनस f ऑफ b एंड दिस इज इक्वल टू 1/mod 2 पाई i इंटीग्रल c mod a माइनस b अपॉन mod z माइनस a mod z माइनस b mod f ऑफ z mod dz. यही तो होगा, क्यों. अब देखो जरा, mod z माइनस a
इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए मॉड जेड प्लस मॉड ए। ठीक है, तो ये मैं अगर यूज कर लूं यहां पे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 2 पाई, तो दिस इज 2 पाई। मॉड ए माइनस बी को बाहर कर लो, ओके। इंटीग्रल सी एफ जेड का मॉड को ऐसे ही रहने दो अभी, डिनोमिनेटर में मॉड जेड माइनस मॉड ए और ये मॉड जेड माइनस मॉड बी इंटू मॉड डी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अरे ओके जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 पाई मॉड एफ जेड की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एम, ओके। मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। देखो मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। तो इंटीग्रल सी कहां पे, हाँ क्यों, अच्छा आर होगी केवल, हाँ सही कह रहे हो, मॉड डी जेड की वैल्यू आर होगी। सही है, या तो यहाँ से इसको अभी हटा दो, अभी डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इंटीग्रल सी मॉड डी जेड जो होता है। तो ये कैपिटल एम हो गया, मॉड जेड की वैल्यू कैपिटल आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर माइनस मॉड ए, और क्या होगा आर माइनस मॉड बी, और क्या बचा है इंटीग्रल सी मॉड डी जेड, यही तो बचा। इसकी वैल्यू 2 पाई आर, तो ये हो गया हमारा दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2 पाई 1 अपॉन आर माइनस मॉड ए एंड आर माइनस मॉड बी and this is 2 pi r, okay। तो 2 pi से 2 pi कैंसिल, so this is less than r equal to mod of a minus b by r minus mod a into r minus mod b, और ऊपर हमारा कैपिटल R भी बचा हुआ है, तो ये हो गया कैपिटल R। अब देखो R की डिग्री न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, तो एक R नीचे बचेगा, और उस R को अगर हम इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर दें तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो होल क्वांटिटी 0, तो राइट हैंड साइड 0, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहां तक लिखने के बाद से एक लाइन लिखो,
हो गया। तुम लोग साथ में नहीं लिखते हो लग रहा है। साथ में लिखना चाहिए, जहाँ ना समझ में आए तुरंत बोल दो, अब मुझे रुकना पड़ता है। हो गया। हो गया। ओके, तो नीचे लिख लो, इसी के नीचे या उसी लाइन में, दिस इज टेंडिंग टू 0 एज r टेंडिंग टू infinity. So this implies that mod of fa minus f of b is equal to 0. So f of a is equal to f of b, and so f of z is constant. है? हाँ, तो यहाँ लिखे तो हैं हम। चले, इसका प्रूफ एक लाइन में समझें। या रहने दें एक लाइन वाला, क्यों सतबीर? है, समझ गए? अच्छा, समझ लोगे। इधर देखो, एक लाइन का प्रूफ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप ये बताओ इनइक्वालिटी क्या होती है। ये अगर बता दोगे तो फिर मैं बता दूंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तुम लोग कह रहे होगे तो याद तो होगा ही। ओके, ए हमारा क्या है? आर्बिट्ररी नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे एलिमेंट की चर्चा हो रही है। ओके, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं कुछ पल के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए जो बात होगी वो 2 के लिए भी होगी, 3 के लिए भी होगी और n के लिए भी होगी। ये nth डेरिवेटिव है ना, तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो मॉड ऑफ f डैश a इज लेस देन आर इक्वल टू m अपॉन r. ओके, दिस टेंड्स टू 0 एज r टेंडिंग टू इंफिनिटी. सही है.
इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ एफ डैश ए, भैया ये जीरो हो गए, और अगर ये भाई साहब जीरो हुए तो फिर क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा ये कब पॉसिबल है, इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एफ, अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, ध्यान से सुनना, अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और ये हमारा अगर कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, जीरो। मतलब ये इसको इंप्लाई करेगा, और हम ये कह दें कि ए आर्बिट्ररी एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो यहां से एफ डैश ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एफ डैश ए जीरो है और ए हमारा आर्बिट्ररी नंबर है, मतलब कि फंक्शन की डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ द जेड प्लेन इज जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो, या दिस इंप्लाइज दैट एफ जेड इज कांस्टेंट। तो यहां से फंक्शन की डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जीरो का होना इस बात की गारंटी देता है कि सिर्फ ये तभी हो सकता है जब एफ जेड कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो 2 लाइन में अगर ये थ्योरम पूछता है तो आप ये प्रूफ कर सकते हो, लिखा हुआ है किताब में, हर चीज लिखने लगते हो तुम लोग। हाँ लिखा हुआ है ना, तो लिख लेना इसको। स्टार्ट कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करो, एफ एन ए लेस देन आर इक्वल टू दिस, एन इक्वल टू 1। अब एन इक्वल टू 2 लेंगे तो एन इक्वल टू 2 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, सबके लिए होगा। तो एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। बताओ इतना सा काम इतना लिखना पड़ा इसके लिए, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, दो दिन, मतलब अगला जब भी हमारा लेक्चर होगा मंगलवार और बुधवार, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन खत्म। उसके बाद लास्ट चैप्टर आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर मैं पूरा जितना आपको मैंने पढ़ाया है एक बार सब रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद देन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो आपका सिलेबस न्यूमेरिकल एनालिसिस भी सही चल रहा है, ये भी चल रहा है। अभी तक किसी को कोई समस्या न्यूमेरिकल एनालिसिस या इसमें, सतबीर प्रॉब्लम है कहाँ पे, बताओ क्या दिक्कत आ रही है उसमें, कैलकुलेशन करने में हाँ? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, नहीं लिए, तब क्या दिक्कत आ रही है, चलाने नहीं आ रहा है उसको, तो यूट्यूब देखो एक बार, आजकल तो यूट्यूब से ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और उसमें बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन लगा लिए, बाइसेक्शन हुआ, रेगुलर फाल्सी हुआ, और सारी चीज़ें लगा लिए हो ना वहाँ से, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाइसेक्शन मेथड मैं अपने लाइफ में पहली बार ट्रिपल एम में पढ़ाया हूँ इस बार, और पढ़ के बड़ी अच्छा लगा। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, उसमें एक मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च, जो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च जो नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च जो है अगर वो नहीं होता तो फिर बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और ये न्यूटन ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इन सब में मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च इंक्लूड होता है। पता है मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च क्या होता है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बताऊं, और आप ये बिल्कुल विजुलाइज कर पाओगे कि हाँ ये बात सही है कि अगर ये नहीं है तो फिर वो नहीं है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखना। सब कुछ मैं ग्राफ से ही आपको समझाऊंगा। देखो मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च में क्या होता है एक्चुअल में जब मैं इसे पहली बार पढ़ाया एमएससी में ना, तो मुझे बड़ी अच्छा लगा पढ़ा करके। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का है,
ऐसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस रूट, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च जो है इसको क्लोज कर देना जरा। मेथड ऑफ